हम जैसे एक अरसे से विटनेस कर रहे हैं कि जो आलमी मंजरनामा है वो तब्दीलियों की जद में है, जिनमें इनकलाब शामिल है, जंगें, कुदरती आफात और हुकूमतों की तब्दीली। पूरी दुनिया में ये वाक़यात वकूअ पजीर हो रहे हैं, जिनमें शिद्दत हमने इस गुज़रे हफ्ते देखी, जिसमें नेपाल में हमने देखा क्या हालात बने। आज के शो में उस पर भी हम बात करेंगे कि उसके फैक्टर्स क्या थे, कैटलिस्ट क्या थे। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वस्ता में है, इसराइल ने जो आलमी सतह पर गदर मचा रखा है, कतर में उसने एक ऐसा अटैक किया जिसने पीस टॉक्स को, जो हमास, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जारी थी, उनको तो सबोताज कर दिया, उनके फ्यूचर पर सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं फॉर कतर, उनको भी क्वेश्चन कर दिया, और जो प्रेस्टीज है कतर की उसको भी दाव पर लगा दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं या अरब कंट्रीज़ हैं वो कतर की जानिब रमादवा हैं, जहाँ गल्फ़ कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ का एक इजलास तलब कर लिया गया है, जो इतवार को, पीर को होगा, और उसमें देखा जाएगा, नापा तोला जाएगा कि रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। सेठी साहब, रिस्पॉन्स के हवाले से तो बात आप करेंगे, लेकिन मिस्र ने पिछले 2 हफ्तों से जो हमास की लीडरशिप थी उसको वार्न कर दिया था कि आपको खतरात हो सकते हैं बैरून मुल्क, अगर आप खुसूसन लबनान में मौजूद होंगे या तुर्की में आपको टारगेट किया जा सकता है। बट किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि कतर जैसे मुल्क को निशाना बना सकता है इसराइल, वो भी इतने धड़ल्ले से। आपके लिए भी ये शौक था जब ये अटैक हुआ? हाँ, ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत से लोगों को ये सवाल पूछा गया है ऑन इंटरनेशनल फोरम्स कि भाई वर यू शॉक्ड, वर यू सरप्राइज्ड। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉट ऑफ पीपल, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, मेजॉरिटी कहते हैं हाँ वी वर शॉक्ड, वी वर सरप्राइज्ड, अब फिर उसके बाद कंडेम करते हैं। अच्छा, मेरा मौकफ ये था कि अच्छा, और डिटेल्स क्या हैं, दैट वाज माय रिस्पॉन्स। So I was not shocked. Surprised? Maybe. अब आप पूछ सकते हैं कि why was I not shocked? I'll tell you why I was not shocked. ये जब से ये बात शुरू हुई है ना कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर अब खत्म हो रहा है, वो इरोड हो चुका है। जिन लोगों ने ये रूल्स बनाए थे उन्होंने ही ये रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए, और अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है। और ये जो सिंगुलर पोल था अमेरिका एंड द वेस्ट, वो अब खत्म होने जा रहा है। और अब इसीलिए वो लोग जो हैं वो ये अपने रूल्स जो उन्होंने बनाए थे उनको तोड़ रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये रूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही था कि किसी मुल्क की सॉवरेंटी को वायलेट नहीं करते। यही रूल था, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस भी बने, ये भी बना, वो भी बना, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। रूल्स में ये था कि दी सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हर नेशन की सैक्रोसैंक्ट है, सेक्रेड है। अच्छा, अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इजराइल तो कब से लड़ाई झगड़े कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, मगर आपने देखा कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर कब से, स्पेशली वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी, कब से टूट रही है, ये रूल कब से तोड़ना शुरू कर दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेतन्याहू ने आज क्या कहा। नेतन्याहू 9/11 की, ये आज 9/11 है ना जी जी, को मतलब है कि तो उसने याद दिलाया कि अमेरिका के ऊपर जब हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तो अमेरिका ने सिर्फ ये नहीं कि कहीं सिलेक्टिवली टारगेट किया था उनको जिन लोगों ने उनका ख्याल तक किया है, एविडेंस तो कोई नहीं थी, मगर अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर जाके हमला कर दिया। तो दैट वाज द फर्स्ट बिग वायलेशन ऑफ द रूल्स बेस्ड ऑर्डर 2001 से। फिर वहां 2001, उसके बाद आपने देखा कि किस किस ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है उसको वायलेट किया है। आपने देखा कि इंडिया ने भी वायलेट किया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर। जब इंडिया ने पहले कार्रवाई की थी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स, कश्मीर में जाके इन्होंने सो कॉल्ड टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर बमबारी की थी, तो वो भी तो उन्होंने वायलेट की थी ना पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो वो भी एक केस था आपके पहले। वो और बात है कि पाकिस्तान ने फिर बराबरी का हमला वापस किया और वो पीछे हट गए। अभी फिर हाल ही में इंडिया ने फिर किया रूल्स को तोड़ के, और फिर पाकिस्तान ने काउंटर किया उसको। अब इजराइल ने ये कर दिया है, और सिर्फ इजराइल ने
ये कतर के ऊपर नहीं किया। इजराइल ने तो पिछले चंद हफ्तों के अंदर अंदर ही 7 डिफरेंट ममालिक के ऊपर हमला किया जी। इजराइल ने ईरान के ऊपर किया, इजराइल ने सीरिया के ऊपर किया जी, इजराइल ने लेबनान के ऊपर किया अभी, और इजराइल ने यमन में भी किया, ट्यूनिस। इजराइल ने अभी आके वो जो फ्लोटिला आई हुई है कि जी 50 जहाज आए हुए हैं जो कि सीज ऑफ गाजा को तोड़ने के लिए आए हुए हैं, वो अभी उन्होंने डॉक किया हुआ था ट्यूनिस में, तो वहां जाके इन्होंने उनके ऊपर ड्रोन्स के जरिए 2 दफा अटैक किया। तो इन्होंने तो छोड़ा नहीं किसी को। अब ये कतर के ऊपर ये करना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ग्लोबल जिस तरीके से वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट कंट्रीज जो कुछ कर रही हैं उन्हें आप, तो आई वॉज नॉट शॉक्ड। बट ऑफ कोर्स एक चीज जिसपे पहले शक था वो अब कंफर्म हो गई है। शक ये था कि क्या कोई जेन्युइनली कोई सीज फायर की तरफ पैलेस्टाइन के अंदर ये जो जेनोसाइड हो रही है इसको रोका जाएगा? क्या अमेरिका जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इसको रोकने में या नहीं है? क्योंकि इसराइल तो नहीं है, इसराइल तो ऑक्यूपेशन करना चाह रहा है, वो तो 1.2 मिलियन जो वहां रह गए हैं पैलेस्टीनियन उनको भी निकालना चाह रहा है। और एज वी स्पीक वहां वो बम फेंक रहा है जी, और पैलेस्टीनियंस को लीफलेट्स ड्रॉप कर रहा है कि निकलो यहां से नहीं तो मारे जाओगे। तो इसराइल का तो ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, मगर अमेरिका का जो था वो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अब देखिए ये कंफ्यूजन कहां शुरू हुई और अब आपके कहां खड़ी हुई है इस वक्त। जब इसराइल ने ईरान को अटैक किया तो उस वक्त भी ईरान और अमेरिका अपनी नेगोशिएशन की बात कर रहे थे ऑन द न्यूक्लियर डील जी, और उसकी बातें हो रही थी, और इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान को। और पता ये चला बाद में कि अमेरिकन फुल सपोर्ट थी जी, फुल सपोर्ट थी अमेरिका की बिहाइंड द सीन्स। डोनाल्ड ट्रंप फैसिलिटेट कर रहा था ईरान को, प्रिटेंड कर रहा था कि हमसे बात कर रहे हैं, उधर से पै जाओ। और फिर अमेरिकन प्लेन्स दिए फॉर रिफ्यूलिंग ऑफ इजरायली एयरक्राफ्ट जी। तो मतलब है अमेरिका वाज फुली कंप्लिसिट। मगर बात हो रही थी नेगोशिएशन की। अच्छा, अब यहां भी उसी किस्म की चीज हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे पता नहीं था जी, अहे मुझे तो मेरे चेयरमैन जो चीफ ऑफ स्टाफ ने आके उस वक्त बताया जबकि बमबारी शुरू हो गई थी, और हमने फौरन मैंने कहा अपने सेक्रेटरी को कि जल्दी से फोन करके कतरीज को बताओ कि ये होने जा रहा है या ये हो रहा है। अरे भाई वो तो हो रहा है, तो आप क्या बता रहे हैं? आपका इतना बड़ा बेस है वहां पत्ता नहीं हिलता जिसको आप मॉनिटर नहीं करते। और ये जहाज 1500 किलोमीटर उड़ के आए हैं, और तो आपको पता नहीं है कि ये आ रहे हैं। और ये एक जहाज तो नहीं था, 12 जहाज थे। और फिर जब वापसी पे इनको रिफ्यूलिंग करनी पड़ी तो रिफ्यूलिंग किसने करके दी है इनको कि ये वापस जा सके ये फाइटर्स? अब तो इल्जाम लग रहा है कि ब्रिटिश रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी इन्वॉल्व थे और अमेरिकन रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी इन्वॉल्व। तो बात यह है कि अमेरिका को पूरा पता था कि ये होने जा रहा है। अच्छा। और ये दिलचस्प बात यह है और अफसोस की बात यह है और शॉकिंग बात कि ये हमास के जो लोग थे ये टर्की में थे, उनको वहां से बुलाया गया, अमेरिकनों ने उनको वहां से बुलाया और कहा आओ अब नेगोशिएट करो, ये प्लान मैं लेके आया हूं। और एक्चुअली वो प्लान भी इसराइल ने बनाया और अमेरिका ने फॉरवर्ड किया। वो तो अब सारे कमेंटेटर्स बता रहे हैं, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स। और वो उनको वहां से बुलाया और फिर इधर से आंख मार दी कि अब तो अमेरिका पूरी तरह फुली इसमें इन्वॉल्व है। और अमेरिका का इतना बड़ा बेस है। मैं एक अमेरिकन कमेंटेटर को सुन रहा था, मिलिट्री एक्सपर्ट है स्कॉट रिटर, वो कह रहा था कि जब ये जहाज पहुंचे हैं करीब तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दी थी। कतर की जो भी फैसिलिटीज थी अपनी
टू मॉनिटर एनी वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस, वो सारी ब्लैकआउट कर दिया था अमेरिकनों ने। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो एयर स्पेस वायलेट नहीं की, हमने तो बाहर से बैठ के, ऐसा ही रिपोर्ट यही हो रहा है, इराक से हम तो इराक के ऊपर थे जहां से हमने मारा है। नॉनसेंस। बहरहाल तो अमेरिकनों को तो सब पता था, और ये जो है ये एक एक्सक्यूज बना दिया है कि जब शुरू हो गई है तो फिर जाके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जाके कहता है उसको, प्रेसिडेंट को। ये कोई बात है? बेवकूफ है लोग, सबको पता है क्या हुआ है। तो अब बात ये है कि आई वॉज नॉट शॉक्ड। मैंने आपसे बताया 7 मुल्कों को इसराइल ने बमबारी की है और वायलेट की है उनकी एयर स्पेस, और ये कोई स्पेशल बात नहीं है। ये इसराइल इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और वो कहते हैं हम करें, हमने किया और आगे भी करेंगे। ठीक। तो अब सिचुएशन ये है कि सवाल ये खड़ा होता था कि अमेरिका का क्या रोल है, ट्रंप का क्या रोल। तो अब मेरा ख्याल है सबको पता चल जाना चाहिए कि अमेरिका का रोल इसमें क्या था और वो क्या चाहते हैं। वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले दिन आयशा बता दिया था कि वो कहता कि गजा को साफ करो, मैं तो यहाँ रिवियरा बनाऊंगा, मैं तो यहाँ रिवियरा बनाऊंगा, और पैसे सारे सऊदीज देंगे और कतरीज देंगे और इजिप्शियंस देंगे और ये लोग देंगे और गल्फ स्टेट्स देंगी, यहाँ रिवियरा बनाएंगे, पैलेस्टीनियन को निकालो यहाँ से। तो इसराइल की पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है, दे हैव यूज्ड दिस कि जी अब बिल्कुल क्लियर कर देना है, गाजा से फालस्तीन को निकाल देना, नामो निशान नहीं रहने देना। जाए जाके किसी और मुल्क में जाके रहें, जॉर्डन में रहें, इराक में रहें, सीरिया में रहें, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। अच्छा, तो ये एनीवे अच्छा सेठ साहब, जैसे आपने बताया कि इसमें अमेरिका ऑन बोर्ड था, जैसे माजी में भी हमने देखा हिजबुल्लाह की लीडरशिप को कैसे बैरूत में जमा करके निशाना बनाया गया, फिर इस्माइल हनिया को तेहरान में टारगेट किया गया, उसके बाद जब अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे तो तब कैसे सबोताज किया गया। आपने सारा पैटर्न बताया है, मेथड टू मैडनेस बताया है। लेकिन इस वक्त CNN को एक US ऑफिशियल ने बताया कि विटकॉफ से मंडे को बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू के एक नुमाइंदे की मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने हिंट ही नहीं दिया कि वो अटैक करने जा रहे हैं इस तरह से। अब ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पे इससे बिल्कुल बरी उज़िमा हो रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेल के टारगेट क्या अचीव करना चाहते हैं, और कतरी अमीर का ये कहना कि अब वो रिस्पॉन्स के साथ फॉलो अप कर रहे हैं अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो इसका मतलब है जो रिस्पॉन्स कतर देगा या मुस्लिम वर्ल्ड देगी उसमें भी अमेरिका ऑन बोर्ड होगा। देखिए, पहली बात तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स झूठ बोल रहे हैं, सीधी सी बात। इसको तो अब आगे सवाल का जवाब और है ही कोई नहीं। तो अब बात यह है कि जब जो लोग रूल्स बनाते हैं वही रूल्स तोड़ देते हैं, तो फिर इसी किस्म की सिचुएशन होती है। अब ये झूठ बोल रहे हैं सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स। आपका दूसरा सवाल जो है वो ये कि जी अब कतरीज जो है वो क्या करेंगे। कतरीज को भी समझ आ गई है ना, उनका भी बयान एक आया है कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ जो अलायंस है सिक्योरिटी का वो चलता भी है कि नहीं, क्योंकि इसीलिए तो ये बेस इजाजत दी थी कि कतर को कोई वायलेट ना कर सके। इसीलिए तो 15 से 16 बिलियन डॉलर साल का जो है वो कतर जो है डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। और डिफेंस क्या है? सारे अमेरिकन हथियार है, अमेरिकन सारा कुछ है, इंक्लूडिंग राफेल्स एंड अमेरिकन F-16s एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो सारी बिजनेस अमेरिका को देता है कतर, और कतर ने अभी 600 मिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट की है डोनाल्ड ट्रंप को कि जी हम आके इन्वेस्ट करेंगे। ट्रंप को उन्होंने इन्वेस्टर्स वादा किया है कि जी हम आपके यहाँ अमेरिका पे आके आपको सपोर्ट करेंगे। भी जो ट्रंप होके गया उसको एक 400 मिलियन डॉलर का जहाज भी पकड़ा दिया है। ये है कतर का हाल। तो ये अरबों का तो ये हाल है। अब मसला ये है कि जब आप एक दफा बैठ गए अमेरिकन कैंप के अंदर तो फिर तवक्को करें कि आपको वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने मफाद को प्रमोट करेंगे वो। तो ये तो सबक सीखना चाहिए मुसलमानों को और स्पेशली गल्फ कंट्रीज को। तो अब क्या सीखेंगे दैट्स अ सेपरेट इशू, बट अभी ये डिस्कशन शुरू हो जाएंगी वहाँ। सुना है मैंने कि वो संडे के दिन सबको बुला लिया उन्होंने, GCC कंट्रीज को और भी मुस्लिम ममालिक को वहाँ बुला लिया। शहबाज शरीफ साहब भी लपक के पहुंच गए हैं वहाँ अपना हिमायत करने के लिए कि हम आपके साथ हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सोच देखें भाई क्या सोचते हैं, विल दे गेट टुगेदर वंस एंड फॉर ऑल, या अभी भी आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं
वही लेके बैठे रहेंगे और अमेरिका की गोद में वो एक उधर बैठा हुआ है अमेरिका की गोद में, एक इधर बैठा हुआ है अमेरिका की गोद में, एक उधर बैठा हुआ है, ये सारे बैठे हुए हैं उनकी गोद। काफी गोद भरी है अमेरिका की। लेकिन सेठी साहब, जिस तरफ आप इशारा शुरू में दे चुके, वो बयान बहुत अहमियत का हामिल है। अरब इस्लामिक वर्ल्ड का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स जाना है, यही बात सऊदी अरब भी कह रहा है और कतर भी कह रहा है। वो कलेक्टिव रिस्पॉन्स आपके ख्याल में क्या होगा, ये प्रिडिक्ट कर दें। मैं चलो ये प्रिडिक्ट कर देते हैं, कोई सॉलिड किस्म की चीज नहीं होगी। आपस में लड़ाई झगड़े होंगे और बातें होंगी। आपको पता ही है कि कतर जो है वो एक तरफ खड़ा है और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं गल्फ के, वो एक तरफ खड़े हैं ऑन दिस होल क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। वो तो सारे अब्राहम अकॉर्ड साइन करने जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं जी। तो सो मेरा ख्याल है कि ये कर क्या सकते हैं। चले लेट्स डिस्कस दिस के कर क्या सकते हैं। अब क्या करेंगे वो तो सोचने दें इनको, कर क्या सकते हैं। देखिए, ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इजराइल के साथ पंगा ले ले, ठीक है जी। तो अब करेंगे क्या? कंडेम करेंगे, रोना धोना करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, मगर इसके अलावा कोई काउंटर एक्शन तो नहीं ले सकते ना। अलबत्ता अगर इनको कोई समझाए कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, थोड़ी सी आप मेहनत करें, हिम्मत करें, मुत्तफिक हो जाएं, तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक चीज तो ये कर सकते हैं कि सारे मिलके मुस्लिम ममालिक जो हैं इजरायली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दें, कि हम इजरायली प्रोडक्ट्स जो है ना इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे टू इजराइल। इजराइल इज अ बिग क्वाइट डिपेंडेंट ऑन ट्रेड। तो एक तो ये हो सकता है कि देखें, दूसरा ये कि दे कैन ऑल जॉइन हैंड्स, कि आपस के जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म करके और एक मुत्तहिद फैसला करें कि इनकी क्या पोजीशन है ऑन 2 स्टेट सोल्यूशन, 1 स्टेट सोल्यूशन, एक आवाज के साथ बोले। मगर इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं? अब देखना ये है कि कोई ऐसी रद्द अमल होता है कि नहीं होता। अब देखें ना, इजिप्ट जैसा मुल्क, उसने सबसे ज्यादा तकड़ा बयान ये दिया है कि अब हम देखते हैं इजराइल के साथ कैसे तल्लकात, कितना कम करेंगे तल्लकात। ये नहीं कि तल्लकात तोड़ देंगे, कि हम कैसे इसको थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करते हैं। ये है इजिप्ट का, वो भी अमेरिकन कैंप में बैठा हुआ है, वहां भी एक डिक्टेटर बैठा हुआ है अमेरिकन सपोर्ट के साथ। तो ये जो सारे किंगडम्स हैं, ये यहाँ कोई जमहूरियत वूरियत नहीं है, सारे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हैं और इनॉर्मस वेल्थ, और वो सारी की सारी वेल्थ जो है वो अमेरिका के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और अमेरिका में इन्वेस्ट हो रही है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? सो आई एम अफ्रेड, इसीलिए तो इजराइल ये करता है, इसीलिए तो अमेरिका जो है वो ये ओके कर देता है।